नमस्कार। आज हम लोग वर्ग 10वीं के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी को पता है जो हमारी किताबें होगी वो मुख्य रूप से हम लोग एनसीईआरटी किताब को बेस मान करके काम करेंगे और उस एनसीईआरटी किताब में जो पाठ्यक्रम हमारे लिए तैयार किया गया है उसमें रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप सभी देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हम सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। हमारे संसार में, हमारे पर्यावरण में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम देर रात तक हम जो देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, तो कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। जितने भी परिवर्तन होते हैं, इन सभी परिवर्तनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं और वे दोनों परिवर्तन हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। देख लीजिए, लिखते हैं उसको हम लोग। दो प्रकार के परिवर्तन हो गए, एक है भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। अब हम लोग इन दोनों परिवर्तनों को बारी बारी से समझेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उनमें से भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिस परिवर्तन को दोहरा सकते हैं, जिस परिवर्तन को रिपीट कर सकते हैं, जिस परिवर्तन को दोहरा सकते हैं उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि हम लोग एक बर्तन में पानी लेते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं। जब पानी गर्म करते हैं तो वह वाष्प में, भाप में, वेपर में बदल जाता है और फिर उस वाष्प को, उस भाप को जब ठंडा करते हैं तो फिर से वह पानी में बदल जाता है। इस तरह से हम लोग बार बार इस काम को कर सकते हैं। पानी को गर्म करके वाष्प बना सकते हैं, वाष्प को ठंडा करके पानी बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी बर्तन में मोम ले लें और उस मोम को गर्म करेंगे तो पिघल करके वह द्रव के रूप में आ जाएगा। फिर उस द्रव मोम को छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो वह फिर से ठोस के रूप में आ जाएगा। तो इस परिवर्तन को हम लोग बार बार दोहरा सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जिस परिवर्तन को दोहराया नहीं जा सकता है, जिस परिवर्तन का रिपीटेशन संभव नहीं है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, एक कागज का टुकड़ा ले लें और उसमें आग लगाते हैं तो वह कागज का टुकड़ा जलने के बाद राख में बदल जाएगा, लेकिन उस राख को फिर से कागज में बदलना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आटे से हम लोग रोटी बना लेते हैं, फिर उस रोटी से आटा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो जिन परिवर्तनों को दोहराया नहीं जा सकता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और जिन परिवर्तनों को दोहराया जा सकता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए हम लोग दोनों का परिभाषा लिखते हैं। पहले नंबर 1 शुरू करते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसमें कर सकते हैं हम लोग वैसा परिवर्तन जिसे
दोहराना संभव होता है। संभव होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए लिखा गया है, वैसा परिवर्तन जिसे दोहराना संभव होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प में बदलना, मोम का पिघलना इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बर्फ को अगर पिघलाया जाता है तो वह पानी में बदल जाता है, फिर उस पानी को अगर ठंडा किया जाता है वह पुनः बर्फ में बदल जाता है। इस परिवर्तन को हम लोग बार बार दोहरा सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। ठीक उसी प्रकार पानी को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है पानी, और उस वाष्प को जब फिर ठंडा करते हैं तो वह पुनः पानी में बदल जाता है। इस क्रिया को हम लोग कई बार दोहरा सकते हैं, इसलिए यह भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। और मोम का पिघलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह पिघल कर द्रव के रूप में आ जाता है, और उस द्रव अवस्था वाले मोम को जब ठंडा करते हैं तो वह पुनः ठोस के रूप में आ जाता है, मोम के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये सभी जो परिवर्तन हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं, हमारे पर्यावरण में होते हैं, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब आइए नंबर 2 पर। नंबर 2 हम लोग शुरू करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसे दोहराना संभव नहीं होता है। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जिस परिवर्तन को दोहरा नहीं सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं उस रूप में वापस ला सकते हैं, उसी परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, दूध से दही का बनना,
चावल से भात प्राप्त करना इत्यादि। अब देख लीजिए, ये जो तीनों परिवर्तन हम लोग लिखे हैं यहाँ, कागज का जलना, दूध से दही का बनना, चावल से भात प्राप्त करना इत्यादि, ये तीनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि कागज को जब एक बार हम लोग जला देते हैं तो वह फिर से पूर्व के रूप में नहीं आ सकता है, राख प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से दूध को जब दही में बदल देते हैं जमा करके, तो उस दही से फिर दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चावल को पका करके अगर हम लोग भात प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस भात से पुनः चावल को प्राप्त करना संभव नहीं होता है। इसलिए ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में दो तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग देखते हैं, अपने अध्याय पर आते हैं वापस, कि जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं उन भौतिक परिवर्तनों को हम लोग केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन के रूप में ही रखते हैं, लेकिन जितना भी रासायनिक परिवर्तन होता है वे सभी रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया में बदल जाती है। मतलब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, जो हमारा चैप्टर भी है, देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं, परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया या प्रतिक्रिया दोनों एक ही बात है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो हमारे पर्यावरण में जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं में से हम लोग कुछ परिवर्तनों की चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि पानी एक रासायनिक पदार्थ है, जल एक रासायनिक पदार्थ है, और आप सभी जानते हैं कि जल का सूत्र H2O होता है। जल का सूत्र H2O होता है। तो इस H2O में H जो है वह हाइड्रोजन है और O जो है वह ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से एक नया पदार्थ बन जाता है जल। इसको हम एक और बड़ी ही आसान और सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप लोगों में से शायद बहुत लोगों को चाय पसंद होगी, चाय पीते भी होंगे, और कुछ लोग बनाना भी जानते होंगे, चाय को बनाना भी जानते होंगे। और हमारे घरों में जो चाय बनती है उसका एक सरल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। उसमें कुछ कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, और इन चारों चीजों को हम लोग मिला देते हैं। मिला करके उचित अनुपात में मिलाते हैं, मिला करके जब फिर गर्म करते हैं तो हम लोगों को एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, और जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसी नए पदार्थ को हम लोग चाय कहते हैं। तो ये चाय जो तैयार होती है हमारे घरों में, यह भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन जो पकता है आपके घर में वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग कह सकते हैं कि कोई पदार्थ अकेले भी रह सकता है या कई पदार्थों के साथ मिलकर के भी जब नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं हम लोग। यदि कोई पदार्थ स्वयं या अन्य पदार्थों के साथ
मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से इसको देखा जाए कि कोई पदार्थ स्वयं अकेले भी रह सकता है या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जब आपस में मिलता है और नए गुण वाले, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण कर लेता है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया पर जाएंगे, चर्चा करेंगे, विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यह समझने का यहाँ प्रयास करते हैं, हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कई अभिक्रियाओं को देखा होगा। हम यहाँ एक अभिक्रिया को लिखते हैं, जैसे ये H2 है, ये H2 हो गया हाइड्रोजन गैस। देखिए इसको, ये H2 हो गया हाइड्रोजन गैस, O2 हो गया ऑक्सीजन गैस। जैसे ही ये दोनों आपस में मिलती है, क्रिया करती है, तो उससे एक नया पदार्थ हम लोगों को प्राप्त होता है, H2O, जल। तो यह भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया में हमेशा कोई पदार्थ अकेले भी हो सकता है या कई पदार्थ आपस में मिलकर के भी अगर भिन्न गुण वाले, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया को जानने के बाद अब हम लोग इस बात पर आएंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जहां होती होगी, रासायनिक प्रतिक्रिया जहां होती होगी, वहां कुछ खास लक्षण दिखाई देते होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। हम लोग उसी लक्षणों पर बात करते हैं। तो आइए उन लक्षणों को लिखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या
रासायनिक प्रतिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण मतलब हम लोग कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है या हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ लक्षणों की बात करेंगे कि इन लक्षणों में से अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई दे, कहीं पर किसी परिवर्तन में ये सभी लक्षण दिखाई दे या इनमें से कुछ लक्षण भी दिखाई दे, तो हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं, हम लोग यह निर्णय करते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला लक्षण है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब ये अवस्था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस। मतलब ये पदार्थ की 3 अवस्था है। अगर आप किसी परिवर्तन में देख रहे हैं कि पदार्थ ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैस से द्रव, द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो यह भी अभिक्रिया को पहचानने का एक लक्षण है कि अगर उनकी अवस्था बदल रही है तो अवस्था बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है हम लोगों को। फिर हम लोग दूसरे लक्षण पर आएंगे। दूसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। रंग परिवर्तन का मतलब हो गया कि कलर में परिवर्तन, कलर चेंज कर जाना। जैसा कि आपने शुरू में एक उदाहरण लिया था हम लोग कि चाय जो बनती है हमारे घर में, वह भी एक तरह का परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उस चाय में देखिए कि चाय जब तैयार हो जाती है तो उसका रंग न तो दूध की तरह होता है, पूरा पूरा मिलता है, न पानी से मिलता है, न चीनी से मिलता है, न चाय पत्ती से मिलता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का एक यह भी महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। तो रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। तीसरा है गैस का उत्सर्जन या निकास। मतलब यदि किसी क्रिया में गैस उत्पन्न होती है, कोई नई गैस बन रही है या गैस उत्पन्न हो रही है, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का एक लक्षण है। और एक अंतिम लक्षण की हम लोग चर्चा करेंगे। एक अंतिम लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का, वह है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का ये 4 लक्षण है, ये 4 मुख्य लक्षण है। एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। एक अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का उत्सर्जन या निकास। उत्सर्जन या निकास का मतलब वह उत्पन्न होना, निकलना। और चौथा है तापमान में परिवर्तन। मतलब ये चारों परिवर्तन के द्वारा हम लोग यह पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ये परिवर्तन जहां भी आपको दिखाई देंगे, इसका मतलब समझ जाना है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अब हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों के बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह बहुत, अगर इनको भाषा में लिखा जाए, इनको भाषा में व्यक्त किया जाए तो बहुत बड़े बड़े रूप में ये हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि चाय बनने की विधि को लिखें, तो उसमें हम लोग बर्तन लेंगे, पानी लेंगे, दूध लेंगे, चीनी, चाय पत्ती लेंगे, गर्म करेंगे, इन सभी बातों को लिखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी भाषा बन जाएगी। तो विज्ञान में क्या करना है हम लोगों को, उन रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना है, शॉर्ट रूप में लिखना है। और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, शॉर्ट रूप में लिखते हैं, तो उसके लिए एक नया शब्द आता है, रासायनिक समीकरण। तो अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। आइए देखिए, रासायनिक
समीकरण। केमिकल इक्वेशन। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो समीकरण का मतलब ही होता है किसी भी चीज को, किसी भी बात को अगर हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखें, शॉर्ट रूप में लिखें, तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपने गणित में कई समीकरणों के बारे में बात किया होगा, पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण। तो वहां भी गणित में भी हम लोग लंबे लंबे कथनों को शॉर्ट में जब लिखते थे तो वही समीकरण कहलाता था। यहां लेकिन आज हम लोग गणितीय समीकरण की बात नहीं करेंगे, यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। और यह जो रासायनिक समीकरण है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में, रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखने की विधि होती है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो परिभाषा पहले लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग छोटे रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। और हम यह भी जानेंगे कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन, और दूसरा होता है सूत्र समीकरण, फॉर्मूला इक्वेशन। दोनों लिखते हैं हम लोग। नंबर एक, शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन, और नंबर दो, सूत्र समीकरण, फॉर्मूला इक्वेशन। अब देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो गए, एक शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन, और दूसरा सूत्र समीकरण, फॉर्मूला इक्वेशन। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में लिखने की विधि को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का। अगर उस रासायनिक अभिक्रिया को आप शब्दों के रूप में लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में शब्दों के रूप में लिखते हैं, तो उसको शब्द समीकरण कहेंगे। और अगर उसको सूत्र या संकेत के रूप में लिखेंगे तो उसको सूत्र समीकरण, फॉर्मूला इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नंबर एक पर, शब्द समीकरण पर, और शब्द समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो आइए नंबर एक पर हम लोग बात करते हैं शब्द समीकरण पर। शब्द समीकरण
शब्द समीकरण हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में शब्दों के द्वारा व्यक्त करने की विधि को शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना है। समीकरण का मतलब है अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिख देना, अभिक्रिया को शॉर्ट रूप में लिख देना। लेकिन अगर उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में शब्दों के द्वारा लिखते हैं, वर्ड के द्वारा लिखते हैं, तब उसको कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी जो एक अभिक्रिया हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों के मिलने से प्राप्त हो रहा है जल। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। लेकिन इन बातों को हम लोग शॉर्ट में शब्दों के द्वारा लिख रहे हैं, इसलिए यह हो गया शब्द समीकरण। अब दूसरा होता है हम लोगों का सूत्र समीकरण। दूसरा समीकरण है सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में सूत्र या संकेतों के द्वारा व्यक्त करने की विधि को सूत्र समीकरण कहते हैं। सूत्र समीकरण कहते हैं। जैसे अब देखिए यहां रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का जो पहला तरीका है शॉर्ट रूप में, वह शब्दों के द्वारा व्यक्त किए हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलता है, जल का निर्माण करता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसको शब्दों के द्वारा शॉर्ट में लिखा गया है, इसलिए यह हो गया शब्द समीकरण।
लेकिन उसी रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में हम लोग सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखते हैं। जब सूत्र या संकेतों के द्वारा उसको लिखते हैं तो वह कहलाता है सूत्र समीकरण। तो इस तरह से हम लोग देखे आज कि समीकरण जो है दो तरह का, एक शब्द समीकरण और दूसरा सूत्र समीकरण। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है कि बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। उसको ध्यान से घर में पढ़ेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी किताब जो है आपके पास, उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शुरुआती भाग आप पढ़ेंगे 1-2 पेज, तो सारी बातों को समझ जाएंगे। उसमें कई क्रियाकलाप, कई प्रयोग दिए गए हैं, उनको भी पढ़ करके घर में पूरा करने का प्रयास करेंगे आप। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें बताई गई वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे, इसके अगले भाग पर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।